हेलो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस को याद करने का तरीका है एफ एन टू आर। एफ जो है एक फंक्शन है, एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, आर सेट ऑफ रियल नंबर में। तो सीक्वेंस जो होती है वो एक फंक्शन होती है एन से आर में। तो इसकी डेफिनेशन देखो, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। एक सीक्वेंस एक फंक्शन है एफ फ्रॉम एन। एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से टू आर, आर सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में। तो कोई भी सीक्वेंस है वो एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, आर सेट ऑफ रियल नंबर में। अब हम जानते हैं अगर एफ एक फंक्शन हो ए से बी में, तो हम कहते थे एफ एक फंक्शन है डोमेन से कोडोमेन में। ये हम जानते हैं, जब हमने फंक्शन पढ़ा था तो ये देखा था एफ एक फंक्शन होगा ए से बी में, तो एक फंक्शन होगा डोमेन से कोडोमेन में। तो जो पहला वाला सेट है वो डोमेन कहलाएगा, तो यहाँ पर एन डोमेन, और दूसरा वाला सेट कोडोमेन, तो यहाँ पर आर कोडोमेन। तो यहाँ पर डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और कोडोमेन ऑफ सीक्वेंस इज इक्वल टू आर सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज इक्वल टू सबसेट ऑफ आर। आर के जितने भी सबसेट होंगे वो रेंज बनाएंगे। रेंज इक्वल टू सबसेट ऑफ आर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीरीज। देखो सीरीज क्या होता है। सपोज a1 a2 a3 अप टू an एंड सो ऑन इज अ सीक्वेंस। देन a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an प्लस एंड सो ऑन इज अ सीरीज। मतलब अगर a1 a2 a3 इस तरह से बढ़ते हुआ ही एक सीक्वेंस है, तब इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे हम। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू प्लस an, दिस इज अ सीरीज। तो जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं उनमें हमने प्लस का साइन लगाया, वो एक सीरीज बना देंगे। अब हमारी सीरीज दो तरह से हो सकती है, या तो ये फाइनाइट हो जाए या फिर ये इनफाइनाइट हो जाए। तो ये भी किस पर डिपेंड करेगा, सीक्वेंस पर। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज फाइनाइट, और सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज इनफाइनाइट। जैसे इफ सीक्वेंस इज फाइनाइट दिस इंप्लाइज सीरीज इज फाइनाइट। मतलब अगर सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज भी फाइनाइट होगी। इफ सीक्वेंस इज इनफाइनाइट देन सीरीज इज इनफाइनाइट। अगर सीक्वेंस इनफाइनाइट है तो सीरीज इनफाइनाइट होगी। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं न 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू 100। तो ये जो सीक्वेंस है 100 पर आकर के रुक गई। तो ये जो सीरीज दिख रही है इसमें लास्ट टर्म 100 है, इससे आगे कोई भी टर्म नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 4 6 8 ये जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं एक सीरीज बना रहे हैं, और ऐसी सीरीज है जो कि एक पॉइंट पर टर्मिनेट हो जा रही है, रुक जा रही है, इसके आगे कोई टर्म नहीं है। तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, फाइनाइट सीरीज। अब 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 अप टू एंड सो ऑन। तो इसमें हमें लास्ट टर्म पता नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स। तो इस वजह से ये सीरीज जो हो जाएगी इनफाइनाइट सीरीज हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, जब भी सीक्वेंस फाइनाइट है तो सीरीज फाइनाइट, सीक्वेंस इनफाइनाइट तो सीरीज इनफाइनाइट। तो यहाँ पर इसका लास्ट टर्म पता चल रहा है तो हम इसको डायरेक्टली कह देंगे कि ये फाइनाइट सीरीज है। इसमें लास्ट टर्म नहीं पता है, या फिर इस तरह से अप टू इन्फिनिटी भी दे रखा होगा, तो उसको डायरेक्टली देख करके कह देंगे कि एक इनफाइनाइट सीरीज है। नाउ नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है प्रोग्रेशन। क्योंकि अब इस पूरे चैप्टर में हम इस प्रोग्रेशन के बारे में ही पढ़ेंगे कि प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो पहले प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, दो सीक्वेंसेस हुज टर्म्स फॉलो सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। मतलब ऐसी सीक्वेंसेस जिनके जो टर्म्स हैं वो फॉलो करते हैं एक सर्टेन पैटर्न को, एक फॉलो कर रहे हैं, इन्हें हम प्रोग्रेशन कहते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में देखो टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस 5, इस तरह से डिफाइन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब टी एन जो है टी एन माइनस वन प्लस 5 करके डिफाइन है हर किसी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। तो यहाँ से हमें टी वन तो मिलेगा नहीं, तो इसने टी वन भी डिफाइन कर रखा है, टी वन इक्वल टू 1। तो ये हमें गिवन है टी एन इक्वल टू टी एन माइनस वन प्लस 5 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और टी वन इक्वल टू 1। तो हम देखो टी टू निकाल सकते हैं। टी टू क्या आ जाएगा, टी वन प्लस 5, और टी वन 1 है, 1 प्लस 5 6। टी टू हो गया। टी थ्री देखो
T2 प्लस 5 हो जाएगा और T2 6 प्लस 5 11, T4 आ जाएगा, T4 यहाँ से 4 माइनस 1 3, T3 प्लस 5 और T3 हमने अभी निकाला 11 प्लस 5 16। तो हमारे पास T1 T2 T3 T4 इस तरह से सारे टर्म्स आ जाएंगे। तो ये क्या रहे 1 6 11 16 एंड सो ऑन। तो यही एक एग्जाम्पल हो गया किसका, प्रोग्रेशन का। ये एक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब प्रोग्रेशन के टाइप्स देखते हैं। तो जो भी हमारी प्रोग्रेशन होती है उसे हम मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये एपी और जीपी भी मिलकर के एक नई प्रोग्रेशन बनाती है जिसका नाम है एजीपी अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये तीनों तो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, इसी तरह से जीपी और एचपी के बारे में, फिर एजीपी की प्रॉपर्टीज के बारे में। नाउ देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एपी को। एपी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्स में, चाहे इंजीनियरिंग एग्जाम हो चाहे टीचिंग एग्जाम हो, हर जगह बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आईआईटी लेवल तक जाएंगे। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर हम फर्स्ट टर्म ए माने और कॉमन डिफरेंस डी माने तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन, ये एक एपी बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसे पहला टर्म कहेंगे, T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा टर्म है इसे T2 से, तीसरा टर्म है T3, चौथा टर्म है T4, अगर nth टर्म होगा तो उसे Tn से, n+1 टर्म है तो उसे Tn+1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इनका। अब हम देखते हैं कि कोई गिवन सीरीज, हमें सबसे पहले कोई प्रोग्रेशन दे रखी होगी। अब ये जो प्रोग्रेशन दे रखी है, तो ये प्रोग्रेशन एक एपी है या नहीं है, तो उसे चेक करने के लिए हम ये निकालते हैं T2 माइनस T1। पहले टर्म, दूसरे टर्म से पहला टर्म माइनस कर देंगे, T3 माइनस T2, तीसरे से दूसरा, T4 माइनस T3, फोर्थ से थर्ड, मतलब उससे नेक्स्ट वाले से उससे पहला वाला टर्म माइनस कर देंगे। तो हर बार ये जो डिफरेंस आ रहा है ये कांस्टेंट आना चाहिए, ये जो डिफरेंस है हर बार कांस्टेंट आना चाहिए और इसे ही हम डी कहते हैं। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो इसे जनरली हम ऐसे लिखते हैं Tn माइनस Tn-1 इज इक्वल टू डी। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, सी डी कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम इस दूसरे से पहला माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और इससे ये वाला माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इस वाले से ये माइनस करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। और हर केस में क्या आना चाहिए, वो कांस्टेंट बराबर आना चाहिए। अगर पहले में 5 आ रहा है तो यहाँ पर T2 माइनस T1 5 आ रहा है तो ये भी 5 ही आना चाहिए, ये भी 5 आना चाहिए। इस तरह से वो एक ही नंबर आना चाहिए, अलग अलग नहीं आना चाहिए। अगर एक ही नंबर आ रहा है, जैसे मान लीजिए डी आ रहा है हर बार में, तो यही हम कहेंगे कि ये डी कॉमन डिफरेंस है। और ये जो गिवन सीरीज है, ये गिवन प्रोग्रेशन है, ये एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो ये हो गई ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। अब इसमें nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, nth टर्म ऑफ एन एपी, तो ये हम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। Tn इक्वल टू an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn nth टर्म, इसको हम an इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं an से। दिस इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। n नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस और a फर्स्ट टर्म। तो इस तरह से हम इसका nth टर्म फाइंड करते हैं। नाउ nth टर्म फ्रॉम लास्ट, अभी हमने क्या देखा, Tn nth टर्म ये कहाँ से था, स्टार्टिंग से। सपोज 1 2 3 4 इस तरह से ये यहाँ पर लास्ट वाला जो टर्म था nth टर्म, इसको हम कैसे लिखते थे, an। दिस इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये स्टार्टिंग से था nth टर्म। तो nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम स्टार्टिंग an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जनरली इसका यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लास्ट से भी यूज कर लेते हैं। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो लास्ट से nth टर्म क्या होगा, तो लास्ट से है ना,
तो लास्ट टर्म मानना पड़ेगा। तो मान लिए लास्ट टर्म, तो इस तरह से लिखा है, इस तरह, ये लास्ट टर्म क्या है, एल है। अब इस लास्ट से एन टर्म क्या होगा, तो एन टर्म फ्रॉम लास्ट एल टी एन डैश इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ए की जगह एल कर देंगे। तो एन टर्म फ्रॉम लास्ट इज इक्वल टू टी एन डैश इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, तो एपी के एन टर्म का सम क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, तो वो होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। क्यों, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन, तो टू ए को हम ए प्लस ए में ब्रेक कर सकते हैं ना, ए प्लस, अब ये बचा यहाँ पे ए, तो ये क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एक ए तो यहाँ पर आ गया, दूसरा ए इसके साथ ऐड कर दिया, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये क्या है टी एन, अगर टी एन लास्ट टर्म एल है तो इसकी जगह पर हम एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल ही लिखा है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है सम इम्पोर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू एपी। तो एपी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। फर्स्ट देखो, इफ अ फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म टी इज एडेड टू और subtracted from each term of given AP, then the resulting sequence is also an AP with same common difference as that of given AP। मतलब अगर हमारे पास एक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है और हम कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म T मान लेते हैं, T इक्वल टू 1 2 3 कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये कैसा होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, और T एक ही टर्म, यही टर्म सब में क्या करें ऐड कर दे या फिर हर टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी हमेशा एक एपी होगी। और दोनों का जो पहले वाली एपी है उसका कॉमन डिफरेंस और जो रिजल्टिंग एपी आएगी उसका कॉमन डिफरेंस, दोनों का हमेशा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो सिंपल है, अगर हमें एक एपी दे रही है, एपी के हर टर्म में एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो एपी होगी और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। या फिर अगर हमें एक एपी दे रखी है, इस एपी के हर टर्म में से एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म को माइनस करेंगे, तब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी एक एपी होगी और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिया 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 माइनस 2 2 और 6 माइनस 4 2 8 माइनस 6 2, तो हर जगह सेम कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, इसका मतलब ये एक एपी है। तो ये एक एपी है जहां पर कॉमन डिफरेंस 2 है। अब हमने एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म t इक्वल टू 1 मान लिया, हमने यहाँ पर इस नोट्स के अकॉर्डिंग फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म क्या माना, t इक्वल टू 1 मान लिया। अब ये नोट क्या कह रहा है, या तो 1 सारे टर्म में ऐड कर दो या सारे टर्म में से 1 माइनस कर दो, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी आनी चाहिए और दोनों का कॉमन डिफरेंस जो होगा वो भी सेम होना चाहिए। तो हमने कांस्टेंट टर्म 1 माना है, पहले केस में एडिशन हमने ऐड कर दिया, अब 1 ऐड करेंगे सब में, तो 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 6 में 1 ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आएगा, 10 में 1 ऐड करेगा 11 आ गया, 12 में 1 ऐड किया तो 13 आ गया। इस तरह से ये हमें एक सीक्वेंस मिली। अब देखो ये एपी है या नहीं है, तो 5 में से 3 गया 2 एपी, 7 में से 5 गया 2 एपी, मतलब कांस्टेंट टर्म दोनों जगह सेम आ गया। हर टर्म कोई सा भी ये ले लो 13 माइनस 11 करो, यहाँ भी 2 ही मिलेगा। तो यहाँ पर tn माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म विच इज d इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हर टर्म सब्ट्रैक्ट करने पर सेम कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, तो ये भी एक एपी हो जाएगी और कॉमन डिफरेंस 2। तो ये नोट क्लियर हो गया, मतलब एक एपी थी, एपी के हर टर्म में एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म ऐड किया, ऐड करने इस तरह से जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आई वो भी एक एपी हो गई और दोनों का कॉमन डिफरेंस डी जो है वो सेम हो जाएगा। अब दूसरा केस क्या था, माइनस करने का। तो हमारे पास ये एपी है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म हमने यही ले रखा है 1। अब क्या करेंगे, इन सारे टर्म में से 1 माइनस कर देंगे, तो 2 में से 1 गया 1 आया, सब्ट्रैक्शन के केस में देखो 4 में से 1 गया 3,
6 में से 1 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 10 में से 1 गया 9, 12 में से 1 गया 11। तो सीक्वेंस क्या बनी 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। अब देखो ये एपी है या नहीं है। 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2। तो हर जगह पर कॉमन डिफरेंस हमें 2 2 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये एक एपी है। अब एपी है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया 2। तो दूसरा नोट क्या कह रहा था, जो गिवन एपी है उसके हर टर्म में से एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म कोई सा भी, यहाँ पर हमने 1 लिया है, आप कुछ और मान करके कर सकते हैं। ये एपी ये ले रखी है, आप कुछ और एपी मान के कर सकते हो। तो यहाँ पर नोट कह रहे हैं कि अगर एपी है, एपी के हर टर्म में से फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म माइनस कर देंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक एपी आएगी। तो ये रिजल्टिंग सीक्वेंस है, ये भी एक एपी आ गई और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो डी इक्वल टू 2 यहाँ है और यहाँ भी है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस भी सेम है। इसका मतलब ये नोट सही है। देखो नेक्स्ट नोट है, if each term of an AP multiplied by or divided by a non-zero fixed constant term t, then the resulting sequence is also an AP with common difference t times or 1 upon t times of given AP। मतलब अगर हमारे पास एक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अब हम क्या कर रहे हैं, ईच टर्म ऑफ AP, इस AP के हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिवाइड कर रहे हैं, किससे, एक फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म टी से। तो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस आ रही है वो सीक्वेंस भी एक एपी होगी। अब वो एपी होगी, कॉमन डिफरेंस की बात देखो, उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टाइम्स होगा और डिवाइड करेंगे तो वो 1 अपॉन टी टाइम्स होगा गिवन एपी के कॉमन डिफरेंस के। ठीक है, सिंपल भाषा में समझो, अगर हमारे पास एक एपी है, एपी के जितने भी टर्म्स हैं, इन सारे टर्म्स को अगर हम एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो एक एपी होगी। और जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है ये एपी तो है, इसका जो कांस्टेंट टर्म जो कॉमन डिफरेंस होगा वो पहले वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा उसका टी टाइम्स होगा। अगर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, मान लीजिए डिवाइड कर रहे हैं, अब डिवाइड करेंगे तो उस केस में भी ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी एक एपी आएगी। और इस केस में जो कॉमन डिफरेंस होगा तो वो 1 अपॉन टी टाइम्स होगा पहले वाली एपी के कॉमन डिफरेंस के। तो एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, मतलब एपी है और कॉमन डिफरेंस 2 है। अब हमने यहाँ पर एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म माना टी इक्वल टू 2। तो पहले केस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करा तो देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, मतलब 2 से ही सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 ढाई 20, 10 दूनी 20 समझ सकते हो, 12 दूनी 24 एंड सो ऑन। ये भी एक एपी आएगी। अब इस एपी का कॉमन डिफरेंस देखो, 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, 16 में से 12 गया 4, 20 में से 16 गया 4, मतलब हर जगह इनका कॉमन डिफरेंस हमें 4 4 4 देखने को मिला है। तो हमारे पास डी कॉमन डिफरेंस क्या गया 4। अब 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। तो देखो 2, ये पहले डी और यहाँ पर हमने टी 2 मान रखा था, तो इस पहले 2 की जगह टी रख दिया, दूसरे 2 की जगह डी रख दिया। तो मतलब कॉमन डिफरेंस देखो, जो न्यू कॉमन डिफरेंस आया है डी डैश मान लेते हैं इसे, तो ये क्या आया टी इंटू डी, मतलब जो पहले वाली एपी का कॉमन डिफरेंस है उसका टी टाइम्स। तो यही नोट तो कह रहा था कि अगर हमारे पास एक एपी है उसके हर टर्म को किसी एक फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी आएगी और उस एपी का कॉमन डिफरेंस जो होगा पहले वाली एपी के कॉमन डिफरेंस का टी टाइम होगा। तो पहले वाली एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, इसका ये टी टाइम आ गया नई वाली एपी का कॉमन डिफरेंस। अब हमने क्या किया, डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का केस देखो, तो ये 2 है, 2 से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं हम, तो 2/2 1, 4/2 2, फिर 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, मतलब इसका 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो सब में 2/2 कर देंगे, तो यहाँ पर 6 मिलेगा एंड सो ऑन। इस तरह से ये बढ़ते रहेंगे। तो देखो अब ये सीक्वेंस आई है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब इस केस में कॉमन डिफरेंस देखो, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, तो हर केस में हमें 1 मिल रहा है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर डी कॉमन डिफरेंस 1 हो गया। अब 1 को हम 2/2 लिख सकते हैं, ठीक लिख सकते हैं। तो 2 पहले वाली एपी का कॉमन डिफरेंस, तो उसकी जगह डी लिख दिया। नीचे जो ये 2 है
ये क्या है, फिक्स्ड कांस्टेंट टर्म टी, टू, तो यहाँ पर इस टू की जगह टी लिख दिया, तो ये क्या हो सकता है 1/t इंटू डी। तो मतलब जो नया कॉमन डिफरेंस आया है इसे डी डैश मान लो, तो ये जो नया कॉमन डिफरेंस आया है तो ये पहले वाली एपी के कॉमन डिफरेंस का 1/t टाइम्स है, ठीक है, तो यही नोट है। नाउ नेक्स्ट नोट देखो, नंबर थर्ड, A1, A2, A3 and so on is an AP common difference equal to D1, B1, B2, B3 and so on this is an AP and common difference equal to D2। मतलब अब हमें एक सीक्वेंस दे रखी है A1, A2, A3 and so on और कहा है कि ये एक AP है जिसका कॉमन डिफरेंस D1 है, और दूसरी सीक्वेंस दे रखी है B1, B2, B3 and so on और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक AP है और इसका कॉमन डिफरेंस D2 है। तब क्या होगा, पहला नोट A1 प्लस B1 इन दोनों को हम ऐड कर दे रहे हैं, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3 एंड सो ऑन, ये भी एक AP होगा जिसका कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू D1 प्लस D2 हो जाएगा। और दूसरा नोट है A1 माइनस B1, अब क्या क्या माइनस कर दे रहा है, पहली में से दूसरे को माइनस किया तो A1 माइनस B1 पहला टर्म मिला, दूसरे में A2 माइनस B2 फिर ये, तीसरा A3 माइनस B3 ये टर्म एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही करते जाएंगे। तब ऐसा करने के बाद में भी जो सीक्वेंस आएगी वो भी एक AP बनेगी और इसका कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2। मतलब दो सीक्वेंस है, इन दोनों सीक्वेंस के अगर करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस AP आएगी और दोनों का कॉमन डिफरेंस ऐड करने की वजह से प्लस हो जाएगा D1 प्लस D2। और दो सीक्वेंस हैं और दोनों सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी डिवाइड माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एक एपी आएगी और ऐसा करने पर उनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सब्ट्रैक्शन माइनस का साइन आ जाएगा दोनों के कॉमन डिफरेंस के बीच में। अब इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये एक एपी है। क्यों है एपी, 4 में से 2 गया 2, फिर 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, मतलब हर बार कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहे हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल टू 2 है तो ये एक एपी हो गई। इसी तरह 3, 6, 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन, ये भी एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो देखो 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3, तो ये भी एक एपी मिल गई जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है। तो हमारे पास 2 एपी हो गई, फर्स्ट एपी ये है और सेकंड एपी ये है। पहली वाली का कॉमन डिफरेंस 2 है, दूसरे वाली का कॉमन डिफरेंस 3 है। अब हम क्या करेंगे, हमारा काम है ऐड करना, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में ऐड कर दे रहे हैं बस। देखो ऐड करेंगे तो 5 और 2 और 3 5 हो जाएगा, 4 और 6 10, 6 और 9 15, 8 और 12 20, 10 और 15 25, 12 और 18 30। इस तरह से एक एपी आएगी। अब इस एपी का कॉमन डिफरेंस डायरेक्ट निकाल लो, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, तो हर केस में 5 आ रहे हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 5 होगा। अब 5 को हम क्या 2 प्लस 3 नहीं लिख सकते, आसानी से लिख सकते हैं। तो 2 ये है D1 तो 2 की जगह D1 लिख दिया, और दूसरा 3 की जगह D2 लिख देंगे तो 3 की जगह D2 लिख दिया। तो D क्या है D1 प्लस D2, मतलब 2 एपी थी, इन दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में ऐड किया तो इनमें ऐड करने के बाद में रिजल्टिंग सीक्वेंस जो थी वो भी एक एपी आई और दोनों का कॉमन डिफरेंस पहली वाली और दूसरी वाली दोनों के कॉमन डिफरेंस के सम के बराबर है। अब क्या अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे करस्पॉन्डिंग टर्म्स को। अब तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2, 6 माइनस 9 माइनस 3, 8 माइनस 12 माइनस 4, 10 माइनस 15 माइनस 5, 12 माइनस 18 माइनस 6। तो देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो ये एक एपी आएगी, एपी है या नहीं, तो देखो -2 -1 करोगे तो क्या आ जाएगा -2 + 1 मीन्स -1 मिलेगा, -3 -2 करोगे तब भी -1 मिलेगा, -4 -3 देन -1, -5 -4 -1, तो हर केस में आपको -1 -1, तो हर किसी का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस D क्या हो जाएगा -1। अब इस -1 को आप 2 -3 नहीं लिख सकते तो लिख सकते हैं, 2 में से -3 करेंगे तो -1 ही मिलेगा। तो ये 2 देखो क्या है D1, तो इस 2 की जगह पर हमने D1 लिखा और यहाँ पर माइनस निशान ऐसे ही 3 की जगह D2 तो 3 D2 हो जाएगा। तो यहाँ पर D कैसे लिख दिया D1 माइनस D2, तो हमने क्या किया 2 एपी ली, दोनों एपी को आपस में सब्ट्रैक्ट करा करस्पॉन्डिंग टर्म्स को तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमें क्या देखने को मिला, एक एपी मिली देखने को। अब ये एक एपी है और कॉमन डिफरेंस D1 माइनस D2, तो पहली और दूसरी एपी के कॉमन डिफरेंस के सब्ट्रैक्शन के बराबर हो गया। ठीक है।